सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्ज़िये और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। नाजरीन, तसव्वुर करें कि साल के फरवरी की एक ठंडी सुबह है और फ़िज़ा में सियासी जोशो खरोश है, क्योंकि आयोवा कॉकस के साथ प्राइमरी सीज़न का आगाज़ हो रहा है। ये सिर्फ एक तवील अमल का आगाज़ है जो जून तक जारी रहेगा। इसके बाद जुलाई या अगस्त में पार्टी कन्वेंशंस होते हैं। ये बड़े सियासी मनाजिर होते हैं जहां हर पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर अपने सदारती उम्मीदवार को नामजद करती है, लेकिन असल वाक़या जिसका हर कोई इंतज़ार करता है वो हमेशा नवंबर के पहले मंगल को होता है। ये वो दिन है जब लाखों अमरीकी अपने वोट डालने जाते हैं पोलिंग स्टेशंस पर। लेकिन नाज़रीन, प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि दिसंबर के दूसरे बुध के बाद पहले पीर को इलेक्टोरल कॉलेज अपने बाज़ाब्ता वोट डालने के लिए मिलती है और आखिर में अगले साल 20 जनवरी को हम कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर नए सदर की तकरीब हल्फबर्दारी देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइमरीज क्या हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। ये रियासती सतह के इंतखाबात हैं जहां वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार को आम इंतखाबात में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी के लिए चुनते हैं। 2016 में मिसाल के तौर पर हमने रियासतों और इलाकों में कुल 57 डेमोक्रेट्स और 39 रिपब्लिक प्राइमरीज का कॉकस देखा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और उम्मीदवारों को अपनी इस्तकामत साबित करनी पड़ती है। हिलरी क्लिंटन से पूछें, जिन्होंने बर्नी सैंडर्स के साथ एक सख्त मुकाबले के बाद डेमोक्रेटिक नामजदगी हासिल की, या डोनाल्ड ट्रंप से जो 17 रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की एक भीड़ वाले मैदान से कामयाब हुए। प्राइमरीज के बाद हम कन्वेंशंस की तरफ बढ़ते हैं। तसव्वुर कीजिए कि हज़ारों सियासी लोग जोश व खरोश के साथ एक बड़े से एरिना में जमा हैं, छत से गुब्बारे गिरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये कन्वेंशंस वो जगह हैं जहां हर पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवार को ताज पहनाती है। 2016 में क्लीवलैंड ओहायो में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया, जबकि फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन ने हिलरी क्लिंटन को नामजद किया। अब नाज़रीन, आइए एक इस्तिलाह के बारे में बात करते हैं जिसे आप इंतखाबी मौसम के दौरान बहुत सुनेंगे, जो कि हैं स्विंग स्टेट्स। नाज़रीन, ये वो रियासतें हैं जहां इंतखाबात तहकीकी मानों में जीते या हारे जा सकते हैं। 2020 में हमने देखा कि ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स कितने अहम हो सकते हैं। विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसी रियासतें जिन्हें इज्तिमाई तौर पर ब्लू वॉल के नाम से जाता है, 2016 में रिपब्लिकन से 2020 में डेमोक्रेटिक में बदल गई, जो बाइडन की फतह में फैसला कुन किरदार अदा कर रही थी। आपने शायद सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स को हमेशा फ़ायदा होता है। हालांकि ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कभी कभी इलेक्टोरल वोटों की तकसीम की वजह से रिपब्लिकन्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 2.9 मिलियन वोटों से अवामी वोट हारने के बावजूद सदारत जीत ली थी। ये एक अहम स्विंग स्टेट में तंग फतह की वजह से था, जिसने उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत दी। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया और इस पर मज़ीद बात करते हुए मैं नाजरीन को बताऊं कि अवाम की वोट की बात करते हुए, क्या आप जानते हैं कि अवामी वोट जीतना और फिर भी इंतखाबात हारना मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। अमरीकी तारीख में यह 5 बार हुआ है और हाल ही में 2016 और सन 2016 में हिलरी क्लिंटन को तकरीबन 65.9 मिलियन वोट मिले, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 63 मिलियन। फिर भी ट्रंप ने 304 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सदारत जीत ली, जबकि क्लिंटन को महज 227 ही मिले। ये अमरीकी निज़ाम की एक अजीब बात इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से है, जहां हर रियासत को कांग्रेस में इसके नुमाइंदों की कुल तादाद की बुनियाद पर इलेक्टर्स की एक तादाद मिलती है। इसका मतलब ये है कि स्विंग स्टेट्स इंतहाई अहम हो जाते हैं।
2020 के इंतखाबात में जो बाइडन की फतह 3 रियासतों में तकरीबन 43,000 वोटों के फ़र्क पर मुनहसर थी, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना और जॉर्जिया। ये मुल्क भर में डाले गए कुल 159 मिलियन वोटों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज में तवाज़ुन बदलने के लिए काफ़ी था। नाज़रीन, इन स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो कुछ दिलचस्प मुहिम की हिकमत अमलियों का नतीजा है और उसका बाइस भी बन सकती है। अब देखें कि 2020 में हमने देखा कि ट्रंप और बाइडन दोनों की मुहिमात ने फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना जैसी रियासतों में वसाइल लगाए। उन्होंने इन अहम बैटल ग्राउंड्स में रैलीज की, इश्तिहारात चलाए और नुमाइंदे भेजे, ये जानते हुए कि वहाँ फतह का मतलब मजमूई तौर पर फतह हो सकती है। चंद रियासतों पर इस शदीद तवज्जो ने इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के इंसाफ के बारे में मुसलसल बहसों को जन्म दिया है। कुछ लोग नेशनल पॉपुलर वोट के हक़ में दलील रखते हैं, कुछ लोग मौजूदा निज़ाम का दिफा करते हैं कि ये कम आबादी वाले रियासतों को सदारती इंतखाबात में अब भी आवाज़ देने का एक तरीक़ा है। और इसके साथ ही हमने अमरीकी इंतखाबाती अमल का एक मुख्तसर जायज़ा लिया है। अरीबा, आपने मुख्तसर काफ़ी डिटेल जायज़ा दिया और बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया है। अब हम आपको मज़ीद बताएं कि प्राइमरीज़ के इब्तदाई दिनों से लेकर आम इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स पर नाखून चबाने वाली तवज्जो तक ये एक पेचीदा, दिलचस्प और कभी कभार मुतनाज़ा निज़ाम है, लेकिन ये अमरीकी जमहूरियत की पायदार नौयत की भी गवाही है जो मुसलसल इर्तिका पजीर है। वहीं हमें अपने नाज़रीन को बताते चले हम कि सबसे ज़रूरी जो एक एस्पेक्ट है इस बार के अमेरिकन इलेक्शन का, वो है कि ग्रीन पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी कैंपेन स्ट्रॉन्ग रखी है। और ये बात तो लाजिम है कि अभी भी अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम ही है। ग्रीन पार्टी की मौजूदगी से या डॉक्टर जिल स्टाइन की पॉपुलैरिटी से कोई रिपब्लिकन वोट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक वोट्स को एक खासा इट पोजेस अ थ्रेट। अच्छा, दिस टेक्स मी टू इलेक्शंस। आप ये देखिए कि नाजरीन, यूके इलेक्शन में भी एक थर्ड पार्टी फोर्स ने कहीं ना कहीं, आप देखें, लेबर पार्टी के भी वोट को उन्होंने काफ़ी तोड़ा है एंड टोरीज को भी किस तरह जो आप देखें इन्फ्लुएंस हुए, जो वहाँ पे थर्ड या फोर्थ पार्टी ऑप्शंस थे। तो वक्त के साथ साथ इवन दो ये 2 पार्टी सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन ये अब जो है ये स्पेशली जो इमिग्रेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो वोट बैंक है उनको ये तोड़ रहे हैं। तो ये मैं तो आई कैन नॉट ऑनेस्टली वेट फॉर 5 नवंबर देखने के लिए कि ग्रीन पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। एंड आई थिंक यहाँ पे ये बात नोट करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त के अमेरिकन इलेक्शन का जो हमने आपको प्रोसेस जैसे समझाया, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि हर पार्टी के सिर्फ उम्मीदवार के लिए वोट नहीं हो रहा, इस पर भी वोट किया जा रहा है कि पार्टी में से कौन सा शख्स उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये एक डबल लेयर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ 2 दफ़ा प्रैक्टिस हो रही हैं ताकि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में अक्सर कई अमेरिकन इलेक्शंस में रशियन इन्वॉल्वमेंट की हमेशा बात की जाती है, जो इस साल भी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा अरीबा, अगली स्टोरी पे जाने से पहले मेरे पास एक मज़े का सवाल है। डू यू रियली थिंक दैट कमला हैरिस की जो नॉमिनेशन एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, डज इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ द डेमोक्रेटिक वोटर्स? आपका क्या ख्याल है? मोइज़, आई थिंक इस पे तो हमने पहले भी गुफ्तगू की है, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है नाजरीन कि कमाला हैरिस को चूज़ करना एक तरह से इनएविटेबल हो गया था आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो बाइडन से ना बात की जाती थी ना उनसे डिबेट होती थी, और उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में इतनी बुरी कारकर्दगी के बाद मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स के पास ऑप्शन ही नहीं रहा बल्कि कमाला हैरिस की तरफ जाने की तरफ। अब ये तो नाज़रीन 5 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कौन से वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह करेंगे क्योंकि 5 नवंबर में खासा वक्त है, लेकिन यहाँ हुआ है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि यूएस सदारती इंतखाबात होते कैसे हैं। अब हम बात करेंगे गज़ा के बारे में।
आज हम गज़ा में सेहत और तालीम की बुनियादी ढांचे की तबाही के बारे में बात करने जा रहे हैं। जारी जंग ने गज़ा की सेहत और तालीमी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जिससे लोगों को बुनियादी इक़दामात फराहम करने की सलाहियत पर संगीन असरात मरतब हो रहे हैं। वैसे तो गज़ा के बारे में बात करते हुए दिल टूट जाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आपको आगाह करने। तो मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि सेहत के शोबे पर इस जंग के असरात वाकई में हौलनाक हैं। इसराइल के हमलों ने गज़ा के तिब्बी बुनियादी ढांचे को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब आप सोचिए 50% से ज़्यादा हस्पताल और 70% बुनियादी सेहत के मराकज़ या तो तबाह हो चुके हैं या शदीद मुतासर हुए हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि 300 से ज़्यादा सेहत के कारकुन भी इस जंग में मारे जा चुके हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, इतने सारे डॉक्टर्स और नर्सें जो सालों की तरबियत के बाद तैयार हुए थे, वो अब नहीं रहे। इनकी जगह कौन लेगा? ये नुकसान सिर्फ एदाद व शुमार का नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान है। वैसे तो इसराइल कह रहा है कि उनके पास इन हमलों की वजूहात हैं, लेकिन क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकती हैं? इसराइल ने अपने हमलों को जायज़ ठहराने की कोशिश की है। इनका कहना है उन्होंने अस्पतालों को इनखला का हुक्म दिया था कि अमले और मरीज़ों की हिफाजत की जा सके। साथ ही वो ये भी कहते थे कि हमास उन अस्पतालों में अपना कमांड सेंटर के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वजूहात इतने बड़े पैमाने पर तबाही को जायज़ ठहरा सकती हैं? मैं समझती हूँ कि नहीं, क्योंकि महफूज इनखला को अशोर किया जा सकता और ना ही कोई मुतबादल सहूलियात मौजूद थी। तो फिर मरीज़ों और अमले को कहाँ जाना चाहिए था? इस सूरत हाल का नाज़रीन आम आवाम पर भी असर पड़ा है। अब आप देखें, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक हालिया रिपोर्ट में नासिर हस्पताल की मिसाल दी गई है। इस अस्पताल पर मुसलसल हमले हुए, जिसमें गोलाबारी और स्नाइपर हमले शामिल थे। इन हमलों ने इस अस्पताल की इलाज की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तंजीम के वर्कर्स ने कहा कि आज हस्पताल का कोई वजूद ही नहीं रहा और उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ना वहाँ बिजली है, न पानी, न दवाइयाँ और ना ही मरीज़। 700 मरीज़ों को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। अब आप सोचिए कि 700 मरीज़ कहाँ गए होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये वाकई खौफनाक सूरत हाल है। इसराइल का ये जुल्म सिर्फ सेहत के शोबे तक महदूद नहीं है, तालीमी शोबे तक भी पहुँच गया है। देखें, गज़ा में 40% से ज़्यादा स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम UNWRA के ज़ेर इंतज़ाम थे, लेकिन अब ये सब बंद हैं। क्यों? क्योंकि 85% से ज़्यादा आबादी बेघर हो चुकी है। सैकड़ों स्कूल, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल भी शामिल हैं, तबाह कर दिए गए हैं। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि तुलबा और असातिज़ा भी जंग में भेंट चढ़ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि 200 से ज़्यादा असातिज़ा मारे गए हैं? ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, ये हर एक उस्ताद के साथ खोने वाले इल्म, तजर्बे और इंसानियत का नुकसान है। ऑनेस्टली ये तो वाकई दिल दहलाने वाली मालूमात हैं और सूरत हाल बेहद संगीन है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत बैनुल अक़वामी बरादरी की मदद की है। लेकिन उसके साथ साथ हम सबको भी अपना किरदार अदा करना होगा। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इमदादी तंजीमों की मदद कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस सूरत हाल से आगाह कर सकते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, जो फ़लस्तीनी अवाम जिस जज्बा आज़ादी से जो उनका दिल सरशार है, हमें बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। मुईज़, आपने बहुत सही बात की। यकीनन हमें उनके साथ कंधा ब कंधा मिलाकर चलना चाहिए। दरअसल सेहत और तालीम के अलावा इंसानी इमदाद का शोबा भी शदीद मुतासर हुआ है। आपको शायद मालूम होगा कि दर्जनों इमदादी कारकुन भी इस जंग में मारे गए हैं। इससे इंसानी हमदर्दी की कोशिशों पर बहुत मनफी असरात पड़े हैं। सोचिए कि जो लोग दूसरों की मदद के लिए अपनी जान जोखम में डाल कर गज़ा तक जाते हैं, वो ख़ुद इस जंग का शिकार हो जाते हैं। ये सिर्फ इन अफराद का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी इमदादी निज़ाम के ढांचे को नुकसान पहुँचाता है। इसका तो ऑनेस्टली फ़लस्तीन के मुस्तकबिल पर बहुत गहरा असर होगा। न वहाँ सेहत, तालीम और इंसानी इमदाद के शोबों में जो नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी में सालों लग सकते हैं, बल्कि दिहाइयाँ लग। मिसाल के तौर पर जो बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान आने वाले सालों में उनकी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा असर डालेगा। इसी तरह सेहत के शोबे में जो नुकसान हुआ है, उससे लोगों की सेहत पर तवील मुद्दती असरात मुरतब होंगे। आपको याद होगा, जो हिरोशिमा नागासाकी में भी तो इसी तरह की डिस्ट्रक्शन थी। वहाँ आज कितना अरसा लगा है, वहाँ पे मेरे ख्याल में आज भी उसके असरात लोगों पे हैं। ये तो बल्कि उससे भी बढ़ के जुल्म बर्बरियत है। ना स्कूल छोड़े हैं, ना अस्पताल, मतलब
बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल लोगों से वहाँ छीन ली गई हैं। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? और मुझे इतना मेरा ऑनेस्टली दिल दुखता है कि आलमी बरादरी की इसमें जो इग्नोरेंस और साइलेंस है उसने तो आई जस्ट डोंट नो हाउ टू फ्रेज दिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोइज़। आलमी बरादरी के साइलेंस के ऊपर जब आपने बात की तो हमें यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहिए कि सिर्फ तालीम और सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डीपली डैमेज किया है इजराइल ने इस जंग के दौरान। क्योंकि हमने नाज़रीन को पहले भी कई दफ़ा बताया, इजराइल ने इंफॉर्मेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा लेवल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, हमास के ख़िलाफ़, गज़ा में रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़। और ऐसा एक जिसको कहते हैं बयानिया पेश किया है कि जैसे वो तो सिर्फ टेररिस्ट को मार रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके टेररिस्ट जिनको आप टेररिस्ट कह रहे हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे, उनमें बूढ़े, उनमें औरतें शामिल हैं, बेबीज। मतलब मैं मेरे आज तक उस बाप का जो एक साइट है वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती है कि वो अपने ट्विन जो उसके बच्चे थे उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जब वो वापस आया तो ना उनकी माँ थी ना वो बच्चे मौजूद थे। उन बच्चों ने क्या दहशतगर्दी की होगी, बल्कि जो उनके साथ हो रहा है उससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती दहशतगर्दी की। बिल्कुल मोइज़, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हम नाजरीन को मज़ीद आगाह करेंगे कि जब इंफॉर्मेशन को हथियार बनाया जाता है तो इस तरह के वाक़यात को छुपाया भी जाता है या उन्हें मिसरिप्रेजेंट भी किया जाता है। इनफैक्ट आपको बताते चलें कि इजराइल ने कई महीनों से ये झूठा दावा किया था कि हमास ने बच्चों की बेहेडिंग की है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये बिल्कुल सरासर झूठ बात थी। और इसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन का कितना शर्मनाक किरदार था कि उन्होंने इल फाउंडेड इल्ज़ाम को किस तरह दोहराया और बल्कि उन्होंने एक प्रेमिस दे दिया इजराइल को कि इस वजह को बना के बुनियाद बना के और जुल्मों पर बरियत ढाए अवाम पे। और इसी तरह के झूठ कई दफ़ा इजरायली फोर्सेस, IDF और जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन जैसे कई ऐसे रहनुमा जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं और इस जंग को कॉन्स्टेंटली शेयर देते रहते हैं, उन सब ने इस तरह के बड़े बड़े बयानात दिए हैं जो झूठ पर मबनी हैं और जिनसे सिर्फ़ और सिर्फ जानी नुकसान हुआ है लोगों का। और UN के वर्कर्स शहीद हुए हैं, बहुत सारे ऐसे और वर्कर्स शहीद हुए हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, जो गज़ा में लोगों की किसी असल तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब हम यही कह सकते हैं कि ये कहानी छोटी नहीं है, ये बहुत लंबा मसला है और हम इसको आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर एड्रेस करेंगे। बिल्कुल ऐसी दर्दनाक दास्तान है कि बयान करते हुए कलेजा फट जाता है, लेकिन अब हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। अब देखें, हमने फ़लस्तीन की बहुत गहराई में जिक्र किया और बात को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में अमरीकी सदारती इंतखाबात का जिक्र किया था एंड सिंस अमेरिका इज़ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अरीबा मेरा आपसे सबसे ज़्यादा एक वही अहम क्वेश्चन आता है कि इस सब का गज़ा और जो इजराइल की सूरत हाल है इसका अमरीकी सदारती इंतखाबात पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल मोइज़, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो पूरी दुनिया पर असरअंदाज करता है और अगर गज़ा में होने वाले वाक़यात उस पर किसी भी किस्म की पॉलिसी साजी को मोटिवेट करते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए होती है। अब जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि कमाला हैरिस ऑलरेडी AIPAC से बहुत सिग्निफिकेंट फंडिंग ले चुकी हैं, बहुत मैसिव फंडिंग ले चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में उन्होंने तकरीबन 4 गुना ज़्यादा फंडिंग ली है AIPAC से, जो इजराइल की नुमाइंदगी करता है अमेरिकन पार्लियामेंट में। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है कमाला हैरिस विल नॉट बैक आउट फ्रॉम द जेनोसाइड। उन्होंने कोई भी इस तरह का इम्कान नहीं दिया कि वो किसी किस्म की जो है वो पीस या स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती हैं। उन्होंने बार बार यही कहा है कि वो इजराइल के राइट टू डिफेंड को जो है वो सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट हम नाज़रीन को ये भी पता है कि जाहिर सी बात है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी उस पूरे टाइम में जब जो बाइडन एज प्रेसिडेंट ये पूरे जेनोसाइड के डिक्टेट्स देते रहे थे और इजराइल को मॉनिटर करते रहे थे और बिल्कुल भी उन्होंने किसी किस्म की रोकथाम नहीं की IDF फोर्सेस के जुल्म की। और इस पूरे टाइम में कमाला हैरिस शाना बशाना उनके साथ थी, इस गवर्नमेंट का हिस्सा थी। तो कमाला हैरिस के लिए एक्चुअली ये PR डिज़ास्टर भी होगा अगर वो कहती हैं कि वो जेनोसाइड को नहीं सपोर्ट करें। अच्छा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी बढ़ चढ़ के इजराइल के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बल्कि वो तो कहते हैं कि जो बाइडन ने जो इजराइल की हिमायत की वो कम किए, वो होते तो और बढ़ चढ़ के करते। लेकिन इस सब में फिर वही सवाल आता है ना कि अगर इफ़ एट ऑल हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि शायद अमरीकी सदारती इंतखाबात इन्फ्लुएंस कर दें अमरीका को इजराइल को रोकने से जो उन्होंने बर्बरियत जारी रखी हुई है, व्हाट कैन बी दोज फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूं?
मुझे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, सबसे जो अहम नुक्ता है ना इस पूरी डिबेट में वो यही है कि इज़राइल का राइट टू डिफेंड। जब भी कोई लीडर, स्पेशली कोई वेस्टर्न लीडर, कोई यूरोपियन लीडर, कोई अमेरिकन लीडर पूरी दुनिया में जाके कहता है ना कि हम इज़राइल के राइट टू डिफेंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम चाहते हैं इज़राइल जिस तरह से अपनी बर्बरियत जारी रख रहा है वो रखता रहे और हम उसके साथ खड़े हैं। देखो उनको तो एक कहते हैं ना नो होल्स बार्ड लाइसेंस मिल गया टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन गज़ा, और वो वही कर रहे हैं जो है। एग्जैक्टली और इसीलिए हमने ग्रीन पार्टी की बात की और कई दफ़ा हम करते रहेंगे। ग्रीन पार्टी की जो लीडर है डॉक्टर जिल स्टाइन, शी इज़ द ओनली ऑब्वियस अमेरिकन लीडर जिन्होंने कई दफ़ा ये कहा है कि ना तो वो जेनोसाइड को सपोर्ट करती हैं, ना वो इज़राइल के राइट टू डिफेंड को सपोर्ट करती हैं, और उन्होंने इज़राइल की जारी करदा बर्बरियत को कई दफ़ा दहशतगर्दी के ज़ुमरे में भी कैटेगराइज़ किया है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि अमेरिकन पॉपुलेशन का जिल स्टाइन की तरफ इतना नज़रिया नहीं स्ट्रॉन्ग, हमें यही लगता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की इस रेस में जो एक वाहिद कैंडिडेट है जो इज़राइल का के लिए किसी किस्म की रोकथाम कर सकता है वो इलेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा इशू यही आ गया कि ये एक वही हो गया यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला मामला। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न मीडिया हो या चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, वही वाला हाल हो गया। इस पर कोई इसको इंसानी जान के तकद्दुस के नज़रिए से इस इशू को देख ही नहीं रहा, और वही एक पावर स्ट्रगल चल रही है। नाज़रीन, अब हम क्या ही करें, उम्मीद ही कर सकते हैं कि गज़ा में अमन लौटे और जो मासूम फ़लस्तीनी लोग हैं वो एक आज़ाद फ़िज़ा में रह सकें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमान और फ़लस्तीनी लोगों की मुश्किलात को आसान करे। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।